नमस्कार। भारत की विपक्षी पार्टियों को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बहुत लंबी और सघन कानूनी लड़ाई लड़नी है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के देश भर की अलग अलग अदालतों में, उच्च अदालतों में, निचली अदालतों में उनको अलग अलग मुद्दों पर कानूनी लड़ाई लड़नी है और उस कानूनी लड़ाई से बचेंगे तब जाकर के अगला लोकसभा चुनाव लड़ने लायक रहेंगे। ये स्थिति कई कारणों से पैदा हुई है और ये अनायास नहीं था कि एक दिन अचानक 14 विपक्षी पार्टियों ने एक याचिका तैयार की और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहा कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग हो रहा है और उसको रोकने की कोई पहल करे सुप्रीम कोर्ट। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी और कहा कि नेताओं के लिए अलग से कोई कानून नहीं बन सकता है। ये एक बड़ा जनरलाइज सा ऑब्जर्वेशन था। अब उसकी बारीकी में जाने के बाद पता चलता है कि वो किस तरह से राजनेता परेशान हो रहे हैं और किस तरह से आम आदमी की परेशानी है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। इसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि विपक्षी पार्टियों ने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की और उसमें वो एक टूल साबित हुआ जाकर के सुप्रीम कोर्ट से कहना कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। ये एक राजनीतिक लड़ाई थी जो विपक्ष को जाकर के, विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में जाना नहीं चाहिए था, लेकिन जा करके एक राजनीतिक मैसेजिंग बनवाने की कोशिश की विपक्षी पार्टियों ने। अब जो कानूनी लड़ाई लड़नी है विपक्ष को, उसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो नीतिगत मामलों का है, जो नीतिगत मामले ऐसे हैं जिनका चुनावी मुद्दा बनेगा, जिनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांगेगी। उन नीतिगत मसलों पर सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया रहा है या देश की दूसरी अदालतों का जो रवैया रहा है, जो अदालतों से फैसले आए हैं या जो मामले अदालतों में लंबित रह गए हैं, एक पहलू तो वो है। उस तरह के तमाम मुद्दों में जो जितने उस तरह के मुद्दे नीतिगत मामले थे जो केंद्र सरकार ने कानून बनाए थे या भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी जो हिंदूवादी संगठन है वो कोर्ट में गए थे, उन सारे मामलों में या तो सरकार के समर्थन में, सरकार के हक में फैसला आया है या हिंदू पक्ष के हक में फैसला आया है या मामले अदालतों में लंबित रहे हैं। इन तीनों ही स्थितियों में फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है और नुकसान विपक्ष को होता है। और इसकी कितनी मिसालें दी जा सकती हैं। जैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होगा। तो जो भव्य राम मंदिर बन रहा है, जिसका उद्घाटन अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले होगा, वो भव्य राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। कई दशक चला मुकदमा और उस मुकदमे का अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। जो फैसला देने वाली बेंच में शामिल थे जस्टिस रंजन गोगोई, जिनको बाद में राज्यसभा भेजा सरकार ने, तो वो फैसला जो आया वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जिसमें हिंदू पक्ष को सारी विवादित जमीन दे दी गई थी और मुस्लिम पक्ष को वो विवादित जगह से दूर एक जगह दी गई थी जहां मस्जिद बनाने की इजाजत उनको दी गई थी। तो हिंदू पक्ष को पूरी सारी जमीन मिली और वहां से मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ और वो मंदिर बन रहा है। तो ये बड़ा फैसला था जिसका इस्तेमाल लोकसभा चुनाव में अगले साल होगा। इस तरह के कितने ही मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट में या तो लंबित हैं, जैसे अनुच्छेद 370 हटाने का मामला है, जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने का। वो कानून भारत सरकार ने बनाया हुआ है, लेकिन उसको लेकर के कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं और अगस्त 2019 के बाद से ही वो याचिकाएं लंबित हैं, लेकिन अभी तक उस पर सुनवाई नहीं हुई है। इसी तरह से सीएए का मामला है, संशोधित नागरिकता कानून का, उसको भी सरकार ने कानून बना दिया था 2019 में ही, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हुआ है। उसको लेकर उसको चुनौती देने वाली याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो इसी तरह से एक मामला है इलेक्टोरल बॉन्ड का। जब से भारत सरकार ने चुनावी चंदा देने के लिए कॉरपोरेट के चंदे का इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम बनाया है, उसके बाद से उस चुनावी चंदे की पारदर्शिता पूरी तरह से समाप्त हो गई है और विपक्षी पार्टियों के जो चंदा मिलने का स्रोत था वो पूरी तरह से सूख गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 80% से ज़्यादा चंदा सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। तो उसको लेकर के भी उसको भी चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। कई याचिकाएं दायर की गई हैं और कई बरसों से सुप्रीम कोर्ट अभी ये विचार कर रहा है उस पर कि इसको संविधान पीठ को भेजा जाए या नहीं भेजा जाए। वो मामला अभी तक तकनीकी हिसाब में उलझा हुआ है सर्वोच्च अदालत में। तो ये तमाम मामले हैं, चाहे नीतिगत मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अवैध किया था। हालांकि बाद में भारत सरकार ने उसको अपराध भी बनाया, लेकिन सबसे पहले अवैध उसको घोषित किया था सुप्रीम कोर्ट ने। अब बहु विवाह और हलाला का मामला भी वहाँ सर्वोच्च अदालत में लंबित है। तो ये सारे ऐसे मामले हैं जिनका चुनाव में इस्तेमाल होगा और इन सारे मामलों में फैसले या तो सरकार के पक्ष में आए हैं, हिंदू पक्ष में आए हैं या फिर वो लंबित हैं। अभी
आज अगर काशी विश्वनाथ में क्या का जो मंदिर परिसर है वहाँ ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के आज चर्चा हो रही है और उसका सर्वे हुआ, वहाँ शिवलिंग मिलने की बात है, तो ये अदालत की वजह से हुआ। इसी तरह से मथुरा का मामला है, शाही ईदगाह का जो मामला चल रहा है वहाँ भी सर्वे का आदेश हुआ है, ये भी अदालत की वजह से हुआ है। तो एक कानूनी लड़ाई तो विपक्ष को एक बड़ी बड़ी मात एक मिली है कानूनी लड़ाइयों में, अलग अलग अदालतों में, कि जो मुद्दे चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले हो सकते हैं, उन मुद्दों पर हिंदू पक्ष को या बीजेपी को या सरकार के पक्ष में अदालतों का फैसला आया है। अब ये अदालतों के फैसले, उसके गुण दोष पर विचार करने की बात नहीं है, लेकिन ये जो फैसले आए हैं वो उन फैसलों का राजनीतिक इस्तेमाल होगा, या जो फैसले नहीं आए हैं और लंबित हैं उनका भी राजनीतिक चुनाव में इस्तेमाल होगा। तो एक तो विपक्षी पार्टियों को इसका मुकाबला करना होगा, इसकी काट खोजनी होगी जो अभी कोई दिख नहीं रही है। दूसरा मामला जो है वो निजी तौर पर तमाम विपक्षी पार्टियों के प्रताड़ित होने का है, परेशान होने का है। अभी आम आदमी पार्टी जिस तेजी से बढ़ रही थी वो लग रहा था कि एक बड़े चैलेंजर के तौर पर वो पार्टी उभर रही है। हालांकि अभी आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा था, लेकिन हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में नुकसान होता, और उससे पहले ही पूरी आम आदमी पार्टी शराब नीति के घोटाले में फंस गई है। पहले सत्येंद्र जैन हवाला मामले में गिरफ्तार थे, फिर शराब नीति के घोटाले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गए, और फिर अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको बुला करके सीबीआई ने पूछताछ की है। उनके ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अब सोचें, अगर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और एकमात्र नेता उस पार्टी के अरविंद केजरीवाल अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो वो पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी। अगला लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल बाहर रहें, उनके बाकी नेता भी बाहर रहें और वो लड़ाई के लायक रहें। तो लग नहीं रहा है अभी कि वो इस लायक बचेंगे। इसी तरह से बिहार में लालू प्रसाद के परिवार ने, तेजस्वी यादव ने और लालू प्रसाद, उनके पिता लालू प्रसाद ने मिलकर के नीतीश कुमार के साथ मिलकर के और अपनी सरकार बना ली, बीजेपी को सरकार से बाहर कर दिया। और अगले लोकसभा चुनाव के लिहाज से बिहार एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेट होने वाला है, जहां बीजेपी की अपनी 17 सीटें हैं और एनडीए की अभी के जो उसके घटक दल को मिला दें तो उसकी 23 सीटें हैं। तो वो सीटें बचानी या उसको बढ़ाने की जो चुनौती है बीजेपी की, वो चुनौती पूरी नहीं होगी अगर आरजेडी और जेडीयू पूरी ताकत से चुनाव लड़ते हैं। और ये देखिए बीजेपी की सुविधा के लिए कितना अच्छा हुआ कि केंद्रीय एजेंसियों ने एकदम शिकंजा कस दिया लालू यादव के पूरे परिवार के ऊपर। लालू यादव खुद सजा याफ्ता हैं चारा घोटाले में, और चारा घोटाले से जुड़े 2 मामलों में अभी और फैसला आना बाकी है। उससे पहले ही जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने का मामला है, जिस मामले में पूरे परिवार से पूछताछ हो रही है। लालू यादव से हुई है, राबड़ी देवी से हुई है, उनके बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से हुई है, और लालू यादव की तीन बेटियों से हुई है। पूरे परिवार के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही। अब अगर आरजेडी का जो मुख्य जो नेता हैं अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं या ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं तो फिर वो कैसे चुनाव लड़ाएंगे पार्टी को, ये सोचने वाली बात होगी। देश की सबसे बड़ी पार्टी, विपक्षी पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी है, और उसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी अभी लोकसभा के लिए अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। मानहानि के एक साधारण से मामले में सूरत की एक अदालत ने उनको 2 साल की सजा दी और वो अयोग्य घोषित कर दिए गए लोकसभा चुनाव से। हो सकता है कि आगे उनको राहत मिल जाए, लेकिन वो राहत अंतिम नहीं होगी, क्योंकि मानहानि के कई मुकदमे उनके ऊपर लंबित हैं, मुंबई से लेकर के भिवंडी तक और सूरत से लेकर के पटना तक। उनके ऊपर कई मामले पहले से चल रहे थे और कई नए मामले अभी उनके ऊपर हो गए। अभी सावरकर के पोते ने उनके ऊपर मानहानि का केस कर दिया है। आरएसएस की तरफ से एक केस उनके ऊपर भिवंडी में किया हुआ है। बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने उनके ऊपर पटना में केस किया हुआ है, वही केस जिस केस में सूरत की अदालत ने उनको सजा दी हुई है। तो उनके ऊपर एक दिल्ली में केस हो गया है, ये लंदन में दिए उनके भाषण को लेकर के कि ये 2 विदेशों के साथ भारत का संबंध खराब करने की कोशिश कर रहे थे राहुल गांधी। तो कितने ही मुकदमे इस तरह के हो गए उनके ऊपर, मानहानि के मुकदमे और विशेषाधिकार के मामले। और सबसे ऊपर नेशनल हेराल्ड में कथित गड़बड़ी का मामला है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों से ईडी ने लंबी पूछताछ की है, और इस आधार पर बीजेपी आज तक ये कहती है कि दोनों माँ बेटे जमानत पर छूटे हुए हैं। तो उनके ऊपर भी तलवार लटक रही है। तो जिस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब नीति घोटाले में फंसे हैं और उनके उप मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए हैं, उसी मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से भी पूछताछ हुई है और उनके ऊपर भी तलवार लटक रही है। इसी तरह से झारखंड में जो सत्तारूढ़ दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके विधायक भाई बसंत सोरेन सहित पूरे परिवार के ऊपर ईडी, सीबीआई, लोकपाल सबकी तलवार लटक रही है, सबका शिकंजा कस रहा है। तृणमूल कांग्रेस में एक नेता एक मामले में फंसता है और अगले ही दिन दूसरा नेता दूसरे मामले में फंसता है। एक को कहीं से राहत मिलती है तो उसी को दूसरे केस में समन आ जाता है।
अभी उसके शिक्षक भर्ती घोटाले में वहां बड़े दिग्गज नेता और ममता बनर्जी के करीबी पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया गया है, और उस मामले में ममता बनर्जी के भतीजे और पार्टी के सांसद अभिषेक बनर्जी को भी नोटिस दिया गया, समन दिया गया सीबीआई का पूछताछ के लिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट आकर के उस समन पर रोक लगवाई, सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दी और उसके अगले ही दिन उनको पशु तस्करी के मामले में समन जारी कर दिया गया कि आपको उसमें तो राहत मिल गई, लेकिन पशु तस्करी वाले मामले में आपसे पूछताछ होगी। उस मामले में तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता अनुव्रत मंडल गिरफ्तार हैं और उनको दिल्ली में ईडी ने रखा हुआ है। सीबीआई और ईडी दोनों उस मामले की जांच कर रहे हैं। तो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे भारतीय राष्ट्र समिति, भारत राष्ट्र समिति हो, या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, विपक्ष की कोई पार्टी नहीं बची है जिसके बड़े नेता के ऊपर मुकदमा नहीं है, जिसको समन नहीं जारी हो रहा है, जिसको केंद्रीय एजेंसी से पूछताछ नहीं हो रही है, जिसको अपनी जमानत के लिए कोई ना कोई जुगाड़ बंदोबस्त नहीं करना है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। अब सोचें, एक तरफ नीतिगत मामले हैं जिनका चुनाव में राजनीतिक इस्तेमाल होगा और वो भी सारे मामले कानूनी हैं, कोर्ट में लंबित हैं, और दूसरी तरफ निजी प्रताड़ना है तमाम नेताओं की जिनको अपने जमानत का इंतजाम करना है बड़ी अदालतों से। तो अब ऐसी स्थिति में ये पार्टियां क्या चुनाव लड़ेंगी? चुनाव की तैयारी करेंगी अगले 1 साल तक ये पार्टियां, या कानूनी लड़ाई लड़ती रहेंगी, अदालतों में अपने जमानत का बंदोबस्त करती रहेंगी? ये बहुत बड़ी चुनौती है समूचे विपक्ष के लिए, और इससे बचे तभी लोकसभा का चुनाव लड़ पाएंगे। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।